Hello students, today we are going to start class 12 chapter 4 डिटर्मिनेट सारणिक। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर अपना डिटर्मिनेट है ये केवल और केवल तभी तुम लोगों को समझ में आएगा जब पहले तुम्हारे को मैट्रिक्सेस के बारे में नॉलेज हो, मतलब मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, उसके बाद में ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस पता होना चाहिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पता होना चाहिए, ठीक है। तभी ये जो चैप्टर अपना फोर्थ है डिटर्मिनेट ये आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 4 देख रहा है डिटर्मिनेट, तो पहले क्या करे, पहले मैंने एक वीडियो बनाई है, रिवीजन वीडियो ऑफ चैप्टर 3, ठीक है ना, मैट्रिक्स की मैंने रिवीजन वीडियो बनाई है। तो पहले वो वीडियो देखे और उसके बाद में ये जो चैप्टर अपना वो समझने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी चैप्टर मुश्किल नहीं है, तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। जो बातें मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ बेसिक बातें वो अच्छे से समझ लोगे तो चैप्टर मुश्किल नहीं है, बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। नहीं तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ही पता नहीं होता है कि यार अपने को क्या करना है, ठीक है ना। आगे एक अपन पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स, तो वो तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझना है। इसके अलावा डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं ये आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब बेसिक ही नहीं पता होगा तो फिर बाद में चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और अगर अपना बेसिक अच्छा है, अपनी थ्योरी अच्छी है, तो आराम से अपन जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखो समझते हैं यार ये डिटर्मिनेट है क्या, ठीक है ना, डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं। तो समझना मेरी बात को, अपन मैट्रिक्स पढ़ते थे, जैसे कोई एक मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो मैट्रिक्स के लिए मैंने क्या बताया था कि जो मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स वो क्या होता है, वो नंबर्स का अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम्स में। यही पढ़ा था पढ़ने कि कोई एक मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होती है कि रो और कॉलम्स में नंबर्स का अरेंजमेंट होता है। ये बात पढ़ी थी पढ़ने, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ यार, अपन ने कोई मैट्रिक्स की यूनिक वैल्यू थोड़ी फाइंड की है। यूनिक वैल्यू का मतलब ये थोड़ी फाइंड किया है कि यार इस मैट्रिक्स का आंसर 5 आ गया, या मैट्रिक्स का आंसर 6 आ गया, मैट्रिक्स का आंसर 7 आ गया। तुम लोगों ने मैट्रिक्स से इसका सम पढ़ा, ठीक है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा। तो कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने पर आंसर एक मैट्रिक्स ही आता था, ठीक है ना। कोई भी दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन फाइंड करते थे तो भी आंसर एक मैट्रिक्स आता था। कोई भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते थे तो भी आंसर क्या आता था, एक मैट्रिक्स ही आता था। लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को, लेकिन कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती है जिनका यूनिक सॉल्यूशन अपन फाइंड कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, या फिर बाद में मैं बोल दूं कि एक यूनिक नंबर अपन फाइंड कर सकते हैं, तो उन मैट्रिक्स को डिटर्मिनेट बोलते हैं। वो सॉरी, उन मैट्रिक्स का जो यूनिक सॉल्यूशन आता है उसको अपन डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, अवयव का सारणिक बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं कि कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं, कुछ मैट्रिक्स, वो कुछ मैट्रिक्स कौन सी होती है वो बताने वाला हूं, लेकिन कुछ मैट्रिक्स ऐसी होती हैं जिनका अपन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो उस यूनिक सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेट बोला जाता है। और वो कुछ मैट्रिक्स होती है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स होती हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, उन सब का एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, उन सबका यूनिक सॉल्यूशन, या फिर वहां में यूनिक सॉल्यूशन का मतलब समझ गए। जैसे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन जैसे 5 6 10 20 कुछ ना कुछ होता होगा, तो वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन आएगा इसी को क्या बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट बोलेंगे, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट बोलेंगे। ये यूनिक सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है ना, कैसे फाइंड करते हैं, ये सब बात की बातें ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए क्या ध्यान रखना है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो उसका अपन एक यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, तो उस यूनिक सॉल्यूशन को मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट बोलते हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने 3 या 4 बार ये बात रिपीट करी है, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स
मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहने का मतलब डिटर्मिनेट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। डिटर्मिनेट केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फाइंड कर सकते हैं। बेटा ये रूल्स चल रहे हैं एक तरह से, ये सारी बातें अपन पढ़ रहे हैं ताकि लास्ट में जाके, ताकि जब ये चैप्टर का एंड हो रहा होगा तब अपन लास्ट में जाके क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। तो उन सबको सोल्व करने के लिए कुछ एक रूल्स चल रहे हैं कि यार पहले अपन ने मैट्रिक्स पढ़ी, फिर मैट्रिक्स के बाद में अब अपन पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब क्या बताया, वहां मैट्रिक्स का आंसर क्या आते थे, मैट्रिक्स ही आती थी। मैट्रिक्स क्या होती थी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता था। लेकिन डिटर्मिनेट में क्या बोल रहा हूं मैं कि कुछ मैट्रिक्स से मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन क्या कर सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मैट्रिक्स से में अपन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते थे, तो कुछ एक स्क्वायर कुछ एक मैट्रिक्स जिनको अपन स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ गए ना, जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। जैसे कोई 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको अपन क्या बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये चीज मैंने बताई थी आप लोगों को। जैसे 3x3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, 3 क्रम का आव्यूह, हिंदी में बोलते हैं 3 क्रम का आव्यूह। तो देखो समझो, ये वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो अलग से मैं बताऊंगा तुम लोगों को। सबसे पहले मैं डिटर्मिनेट की एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, डेफिनेशन समझो। डिटर्मिनेट सारणिक, तो समझते हैं। देखो डिटर्मिनेट की डेफिनेशन क्या होती है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक नंबर, इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक number, unique number. That number is called, that number is called determinant of मैट्रिक्स। क्या बोल रहा हूं मैं, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान रखना, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक नंबर, वो एक यूनिक नंबर से एसोसिएटेड होती हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर होता है, ये जो यूनिक नंबर होता है, डेट नंबर, ठीक है ना, कौन सा नंबर, ये यूनिक नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं, ठीक है ना, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बोलते हैं। हिंदी के अंदर अगर बात करें तो हिंदी में लिखो बेटा, प्रत्येक वर्ग आव्यूह, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व है, प्रत्येक वर्ग आव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व है, तो वह संख्या सारणिक कहलाती है, तो वह संख्या सारणिक कहलाती है, ठीक है ना। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विथ ए यूनिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये जो यूनिक नंबर है इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं। हिंदी में क्या बताया, प्रत्येक वर्गाव्यूह, वर्गाव्यूह की बात हो रही है, ध्यान रखना, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो प्रत्येक वर्गाव्यूह के संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है। जितने भी वर्गाव्यूह होते हैं उनके संगत एक संख्या का अस्तित्व होता है, मतलब उनके संगत उनका अपन एक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एक संख्या के रूप में सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो वह संख्या जो होती है ना, वो जो संख्या होती है उसको आव्यूह का सारणिक कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आव्यूह का सारणिक बोलते हैं। देखो, लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, let A is a square matrix, then determinant of matrix
इज डिनोटेड बाई DET डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है ना, देन डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय DET ऑफ ए। ठीक है ना, डिटर्मिनेट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स ए है तो उस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेट होगा उसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर डिनोट करते हैं बेटा डिटर्मिनेट ऑफ ए। ध्यान रखना है मॉड्यूलस ऑफ ए नहीं है, ये डिटर्मिनेट ऑफ ए। ऐसे दो खड़ी लाइनों के बीच में क्या करते हैं, ए को लिख देते हैं, तो इसका मतलब होता है डिटर्मिनेट ऑफ ए। अगर ए कोई नंबर है तब तो उसका मॉड्यूलस क्या होता था, हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती थी। लेकिन अगर ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए को अगर ऐसे दो डंडों के बीच में लिख देंगे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं डिटर्मिनेट ऑफ ए, ए का सारणिक बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, या फिर डेल, ये जो त्रिभुज का साइन है इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई ए क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, देन डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय DET ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेट ऑफ ए, या फिर इस तरीके से या फिर इस तरीके से। घबराओ मत, सब कुछ समझ में आएगा। पहले एक बार डेफिनेशन लिख रहा हूं, इन सबको समझ लो। ठीक है ना, हिंदी में क्या लिखोगे, माना ए एक वर्गाव्यू है, माना ए एक वर्गाव्यू है, तब आव्यू ए के सारणिक को DET ऑफ ए, ठीक है ना, वो सॉरी इस तरीके से नहीं, यहां पे केवल ए, ठीक है ना, DET ऑफ ए, डिटर्मिनेट ऑफ ए इस तरीके से, या डिटर्मिनेट ए या डेल, ठीक है ना, ये तीनों साइन द्वारा दर्शाया जाता है। यदि एक माना ए एक वर्गाव्यू है तब आव्यू ए के सारणिक को DET ऑफ ए या डिटर्मिनेट ए या डेल द्वारा दर्शाया जाता है। देखो समझना, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, एक मैट्रिक्स है, ध्यान रखना, सारणिक केवल और केवल तभी निकाल सकते हैं, मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट केवल तभी फाइंड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। डिटर्मिनेट का मतलब समझ गए ना, यूनिक सॉल्यूशन, बस क्या ध्यान रखना है, डिटर्मिनेट का मतलब यूनिक सॉल्यूशन। मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन उसको क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट बोलते हैं। मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट बोलते हैं। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ध्यान रख ली, मेरी बात समझ में आ गई। डिटर्मिनेट का मतलब मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कौन सी मैट्रिक्स का निकलता है, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड नहीं कर सकते। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब उसका डिटर्मिनेट अपन फाइंड नहीं कर सकते। तो एक कोई मैट्रिक्स है जैसे 5 6 2 3, 5 6 2 3, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए। ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ए ये मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए का सारणिक, तब ए की सारणिक, उसको कैसे डिनोट करते हैं बेटा, उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, डिटर्मिनेट ऑफ ए। और वो क्या होगी, वो ये होगी 5 6 2 3, 5 6 2 3। कहने का मतलब ये जो मैट्रिक्स इस तरीके से ब्लॉक में बनती, इस तरीके से ब्रैकेट में बनती, उसको दो डंडों के बीच में बंद कर देंगे और उसके बाद में क्या निकाल लेंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल देंगे। अभी बता देता हूं, इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा 3। इसका ये आंसर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। लेकिन वो तब तक नहीं लिखूंगा जब तक कि तुम लोगों को ये बताऊं नहीं कि यार कैसे यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक यही होगा कि यार ऑर्डर 1 की जो मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करें। ऑर्डर 2 की जो मैट्रिक्स होती है, ऑर्डर 2 का मतलब समझ गए ना, ऑर्डर 2 का मतलब 2/2 की एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है ना, 2/2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स। ऐसे ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का यूनिक सॉल्यूशन अपन कैसे फाइंड करते हैं। अपने जो सिलेबस है उसमें ऑर्डर 3 तक की गिवन है, ठीक है। आगे भी तुम लोग आगे भी पढ़ोगे, चाहे तुम लोग IIT की बात कर लो, IIT JEE की बात कर लो, या जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है उन सब में ऑर्डर 3 की डिटर्मिनेट तक का ही सॉल्यूशन अपने से पूछता है, ठीक है। तो घबराओ मत, समझते जाओ कि कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसका डिटर्मिनेट फाइंड करने के लिए सबसे
सबसे पहले उस मैट्रिक्स को इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। तो डिटर्मिनेट की डेफिनेशन क्या बताइए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद ए यूनिक नंबर, दैट नंबर इज कॉल्ड डिटर्मिनेट ऑफ ए मैट्रिक्स। जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं वो एसोसिएटेड होती है किससे, एक यूनिक नंबर से, और ये जो यूनिक नंबर होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स ए के डिटर्मिनेट को इन 3 साइन से अपन दर्शा सकते हैं। बेटा ये समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, सीधी सी बात ध्यान रखनी है। कोई पूछ ले डिटर्मिनेट क्या होता है, तो बोले स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, और वो जो सॉल्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट बोलते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का अपन सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं और वो जो सॉल्यूशन आता है उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेट बोलते हैं। अब अपन सीखेंगे कि मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करें। डिटर्मिनेट का मतलब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, तुम्हारे मन में तो आ ही गया होगा ना। बोले यार ये 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो बोले सर आपने इसका सॉल्यूशन तो बताया ही नहीं, इसका सॉल्यूशन, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि अपन किसी भी मैट्रिक्स का सॉल्यूशन केवल तभी फाइंड कर सकते हैं जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, तो अपन समझते हैं मैट्रिक्स से इसका सॉल्यूशन, या फिर बोलो तो डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स। हाँ तो स्टूडेंट्स अब अपन सीखते हैं मैट्रिक्स से इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना। तो सबसे पहले अपन सीखेंगे ऑर्डर 1 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करना, फिर ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करना, और उसके बाद में ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करना। अगर ये तीनों आप लोग सीख लोगे तो ऑर्डर 4, ऑर्डर 5, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7 कोई भी मैट्रिक्स तुम्हारे को दी हुई है तो उसका डिटर्मिनेट तुम लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। तो देखो सबसे पहले अपन सीखते हैं डिटर्मिनेट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 1 का मतलब समझ गए ना, 1 बाई 1 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट, ठीक है ना। 1 बाई 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स समझते हो, जैसे ये 1 है, ठीक है ना, इसमें कोई भी एलिमेंट रख दिया जैसे 5, तो 5 क्या हो गया, देखो 1 रो और 1 कॉलम, तो ये कितने बाई कितने की हो गई, 1 बाई 1 ऑर्डर की हो गई। तो ऐसी जो मैट्रिक्स होती है उनका डिटर्मिनेट अपन कैसे फाइंड करें। तो देखो पहले एक बार डेफिनेशन लिख देता हूं, इफ ए इज इक्वल टू ए, ठीक है ना, ये एलिमेंट है ए, is a square matrix of order 1। हिंदी में क्या लिखोगे, यदि a बराबर ये, ठीक है ना, मैट्रिक्स है एक क्रम की वर्गाव्यू है। यदि a बराबर ये एक क्रम का वर्गाव्यू है, देन या फिर हिंदी वाले भी इंग्लिश में लिख लेना, समझ में आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो। तो इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए। तो ये जो मैट्रिक्स ए होगी उसके डिटर्मिनेट को किस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से, या फिर क्या लिखते हैं, DET ऑफ ए लिखते हैं इस तरीके से ना। तो डिटर्मिनेट ऑफ ए क्या होता है, आंसर सीधा ए ही आ जाता है, मतलब जो लिखा हुआ है वो ही मिल जाएगा। अभी एग्जाम्पल से समझते हैं ना, अभी एग्जाम्पल से समझेंगे तब तुम्हारे को समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मान लो ए, इफ ए इज इक्वल टू 5, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या दे रखा है, 5 दे रखा है। अब तुम्हारे को इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5 लिखा हुआ है, तो डिटर्मिनेट ऑफ 5, और डिटर्मिनेट ऑफ 5 की वैल्यू क्या होती है, 5 ही होती है। ध्यान रखना, डिटर्मिनेट ऑफ ए का मतलब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट और इस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेट का आंसर क्या होता है, ये जो एलिमेंट होता है वो ही आंसर होता है, समझ गए। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझना, यहाँ से समझ में आएगी बातें कुछ कि a इज इक्वल टू जैसे लिखा हुआ है इसमें -5, क्या लिखा हुआ है, -5, देन
डिटर्मिनेट ऑफ ए, इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो डिटर्मिनेट ऑफ ए, इसका मतलब डिटर्मिनेट ऑफ -5। अब क्या करते हैं कुछ स्टूडेंट, इसको मॉड्यूलस की तरह कर लेते हैं। मॉड्यूलस -5 का आंसर क्या होता है? 5 होता है ना। क्या नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, पॉजिटिव आती है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये मॉड्यूलस नहीं है बेटा, ये क्या है? डिटर्मिनेट है। मॉड्यूलस नहीं है, ये क्या है? डिटर्मिनेट। और अगर ये डिटर्मिनेट है, ये डिटर्मिनेट है, तो -5 का आंसर क्या होगा? -5 ही होगा। मतलब +5 लिखा हुआ है तो +5 और -5 लिखा हुआ है तो -5। जैसे मान लो ये कोई मैट्रिक्स है बी, ये कोई मैट्रिक्स है बी, तो इसका डिटर्मिनेट क्या हो जाएगा? -1 ही हो जाएगा। ध्यान रखना, इसको मॉड्यूलस की तरह बना के और +5 मत लिख लेना। क्यों? क्योंकि अपन बात कर रहे हैं डिटर्मिनेट की। किसकी बात कर रहे हैं? डिटर्मिनेट की। बेटा ये समझ में आया या नहीं है? ये समझ में आना चाहिए। तुम्हारे पास में कुछ एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि इफ, जैसे 3rd नंबर लिख रहा हूं, इफ b इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -8, मैट्रिक्स है b जो जिसका एलिमेंट क्या है? -8 है। कितने बाई कितने की है? 1/1 की। देन फाइंड डिटर्मिनेट ऑफ b, तब b का सारणिक ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका जो सारणिक होगा वो डिटर्मिनेट ऑफ -8। अब इसको 8 नहीं लिखना, क्या लिखना है? -8 लिखना है। ठीक है। और अगर मान लो b केवल 8 होता तो डिटर्मिनेट ऑफ b, तो 8 आंसर क्या आ जाता? सीधा 8 आ जाता। मतलब -8 लिखा हुआ है तो -8 और +8 लिखा हुआ है तो +8। वही तो मैंने डेफिनेशन लिखी। ए क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 ऑर्डर की। ठीक है। तब इसका जो डिटर्मिनेट होगा, इसका जो डिटर्मिनेट होगा मतलब डिटर्मिनेट ऑफ ए, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेट वो क्या होता है? आंसर ए ही आ जाता है। ए पॉजिटिव तो पॉजिटिव ए, और ए नेगेटिव तो नेगेटिव ए आता है। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव ए लिखा हुआ है तो पॉजिटिव ए आएगा और नेगेटिव ए लिखा हुआ है तो भी पॉजिटिव ए आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ए लिखा हुआ है तो आंसर क्या आएगा? ए ही आएगा। जैसे 5 का डिटर्मिनेट 5, -5, ये जो मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेट कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। तो ऑर्डर 1 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, ऑर्डर 1 में तो कोई दिक्कत ही। ये सब बेटा फिर से बता रहा हूँ, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये रूल्स हैं, ये रूल्स हैं। क्या कहाँ काम में आएंगे? जहाँ पे अपन क्या करेंगे, जहाँ पे अपन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करेंगे। ठीक है ना। लीनियर इक्वेशंस विथ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस विथ 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस विथ 4 वेरिएबल्स, तो वो अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं अगर अपने को ये सारे रूल्स पता है। अपन ने मैट्रिक्सेस पढ़ी हैं, अपन ने डिटर्मिनेट पढ़ी हैं। ठीक है। इन सब के एप्लीकेशन आएंगे। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बताएंगे अपन, ये सारी चीजें होंगी। ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करना। ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लास्ट ईयर भी तुम लोगों ने पढ़ी थी, क्लास 11th में भी, और अपने 12th क्लास में भी आएगी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन डिटर्मिनेट से अपन आराम से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अपन जैसे मान लो x + y = 3, x - y = 8। ठीक है। तो ये जो एक इक्वेशन दी हुई है तो इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें, ये सारी बातें मैंने मैट्रिक्स के स्टार्टिंग में भी बताई थी, डिटर्मिनेट के स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। मैट्रिक्स भी इसीलिए पढ़ी थी, डिटर्मिनेट भी इसलिए पढ़ रहे हैं। फिर इनके एप्लीकेशन पढ़ेंगे तब तुम लोगों को ये सारी बातें ढंग से समझ में आएंगी कि यार अपन ये सब पढ़ क्यों रहे हैं, ये काइं के रूल बन गए, क्यों बन गए, ये सारी बातें अपने को तभी समझ में आएंगी। अभी केवल और केवल समझते जाओ। तो 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेट का मतलब समझ में आ गया। ठीक है। कि इसका डिटर्मिनेट 5, इसका डिटर्मिनेट -5, इसका डिटर्मिनेट -8, इसका डिटर्मिनेट +8। क्लियर है। अब अपन पढ़ेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 है, 2 का मतलब समझ गए ना, 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है। तो उसका डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करें। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसके बाद में अपना टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई भी एक मैट्रिक्स है जो 2/2 ऑर्डर की है। 2/2 ऑर्डर का मतलब समझ गए ना, 2/2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उसका डिटर्मिनेंट अपन कैसे फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि कोई एक मैट्रिक्स ए है, कोई मैट्रिक्स ए है। ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स है? ABCD। क्लियर मेरी बात। ठीक है। और ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है? 2/2 की मैट्रिक्स है। सारी बात लिख दी मैंने कि मैट्रिक्स A = ABCD इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये सारी बातें लिखी हुई है। देन डिटर्मिनेट ऑफ ए, तो इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट होगा उसको ऐसे शो करोगे, सबसे पहले ABCD। ठीक है। और इसका जो यूनिक सॉल्यूशन होता है ना बेटा, यूनिक सॉल्यूशन वो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। किसको? A को D से मल्टीप्लाई कर दो, AD। फिर
माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बी को किससे मल्टीप्लाई कर दो, सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए डी माइनस बी सी, ये जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, इसका यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। क्लियर है मेरी बात? एग्जाम्पल से समझो। देखो जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 7 5, 1 2 7 5। अब तुम्हारे को क्या करना है, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखोगे 1 2 7 5, ठीक है। और उसके बाद में अभी इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन देखो क्या करो, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ध्यान रखना पहले इसको मल्टीप्लाई मत कर देना, नहीं तो माइनस की गड़बड़ हो जाएगी। तो पहले 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आ जाएगा, और माइनस फिर किसको मल्टीप्लाई करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो। पहले तो क्या करोगे, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 7 इंटू 2 करोगे, तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, दिख रहा होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 माइनस 7 2 जा 14, तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 9 हो गया। आ गया होगा समझ में? क्या किया अपन ने कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना था, तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ए डी माइनस बी सी हो गया। अब ए डी माइनस बी सी, जैसे 1 इंटू 5 5 माइनस 7 2 जा 14, तो 5 माइनस 14 इज इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो सेकेंड एग्जाम्पल, जैसे मैट्रिक्स ए है 9 8 माइनस 2 माइनस 3, 9 8 माइनस 2 माइनस 3, और तुम्हारे को क्या करना है, इससे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखो 9 8 माइनस 2 माइनस 3, तो फिर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, पहले क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 9 को माइनस 3 से, तो कितना हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा। आ गया समझ में? 9 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 27, फिर माइनस का साइन, और फिर क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये तीर वगैरह, ठीक है ना, एग्जाम में मत लगाने लग जाना है, समझने के लिए, ठीक है। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 8 को माइनस 2 से करोगे तो माइनस 16 हो गया। समझ में आ रहा होगा? तो फिर देखो माइनस 27 माइनस माइनस प्लस 16, और माइनस 27 प्लस 16 क्या हो गया, माइनस 11 हो गया। यही क्या अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। सीधी सी बात, मैंने क्या बताया था कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो उसका अपन यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ये यूनिक सॉल्यूशन फाइंड किया ना अपन ने, इस मैट्रिक्स ए का यूनिक सॉल्यूशन कितना फाइंड कर दिया अपन ने, -11। तो ये जो यूनिक सॉल्यूशन, मतलब ये जो -11 आया है, इसको क्या बोलते हैं अपन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है ना। वो कैसे फाइंड करते हैं, 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में ए डी माइनस बी सी, पहले ए को डी से मल्टीप्लाई करो और उसमें से माइनस कर दो किसको, बी इंटू सी को माइनस कर दो, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन, ठीक है ना, वो सॉरी ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स का सॉल्यूशन, और वो जो मैट्रिक्स का सॉल्यूशन होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो इस तरीके से आराम से तुम लोग ऑर्डर 2 की डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, या फिर बाद में कोई भी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2x2 है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है डिटर्मिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। 3x3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करें, तो इसको अपन पहले एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद में मैं बताऊंगा तुम लोगों को यहाँ पे थ्योरी, ठीक है। तो पहले एग्जांपल लिखता हूँ इधर। जैसे मान लो, समझना बहुत अच्छे से समझना, कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है, जैसे 1 2 5 -1 3 2 0 2 -1, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब कितने बाई कितने ऑर्डर किए, 3x3 ऑर्डर किए। इसका मतलब क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अपन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट का मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स ए है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो पहले क्या करो, इस मैट्रिक्स को इसमें लिखो 1 2 5 -1 3 2 0 2 और -1। अब ध्यान से सुनना कैसे अपन वैल्यू फाइंड करते हैं, कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले क्या करोगे, R1 के अकॉर्डिंग इसको, R1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करोगे। तुम लोग R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हो। कैसे करेंगे वो सब बात की बात है। सबसे पहले अपन सीखते हैं R1 के अलोंग एक्सपेंड करना। किसके अलोंग, R1 के अलोंग एक्सपेंड करना। तो R1 के अलोंग देखो कैसे करोगे। सबसे पहले ये जो एलिमेंट है ना A111,
इस 1 को ले लोगे और उसके बाद क्या करोगे, ये जो 1 की ये जो रो है ये इसको हटा दो और ये जो 1 के अलोंग ये जो कॉलम है इसको हटा दो, ठीक है ना। 1 के अलोंग रो और कॉलम्स को हटा दो और उसके बाद में जो बचा ना उसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दो। क्या बचा, 3 2 2 -1, 3 2 2 -1। आ रही बात समझ में। उसके बाद किसको लेओगे, 2 को लेओगे। किसको लेओगे, 2 को लेओगे। लेकिन जो 2 है ना, 2 का क्या होगा, साइन चेंज हो क्या आएगा, मतलब क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 आएगा। तो तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा, बोले सर यहाँ पे साइन चेंज क्यों किया, साइन चेंज क्यों किया। तो सुनना मेरी बात ध्यान से कि जैसे मान लो ये जो एलिमेंट है, ठीक है ना, ये बाद में बताता लेकिन अभी बता देता हूँ। जैसे ये एलिमेंट है A11 तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। 1 और 1 ये एलिमेंट कौन सा है, A11 है। ये तुम लोग जानते हो ना A11 एड्रेस। तो क्या हो जाएगा, 1 और 1 ऐड करने पर कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 हो गया तो जो जैसा एलिमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना है, ठीक है। कहने का मतलब इवन नंबर आ गया ना इन दोनों का ऐड, I और J, ठीक है। कोई एलिमेंट है जैसे aij कोई एलिमेंट है और अगर I प्लस J करने पर इवन नंबर मिल गया तब तो तुम्हारे को जैसा है वैसा का वैसा लेना है, ठीक है ना। और अगर I प्लस J करने पर कैसा मिल गया, ओड नंबर मिल गया, विषम संख्या मिल गई, तो इसका साइन चेंज करके लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 लिया तो 1 क्या है, A11 है, 1 और 1, ठीक है ना। ये बात और डिटेल में बताऊंगा बाद में। तो 1 + 1 कितना होता है, 2, तो 1 जैसा है वैसा लिया। फिर ये 2 है, 2 तो 2 क्या है, वास्तव में A12 है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। तो 1 2 को ऐड करोगे तो कितना होता है बेटा, 3। कितना होता है, 3 होता है। अब 3 होता है तो इस 2 को क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हुए लेना है, मतलब -2। और अगर ये -2 होता तो क्या लेते, +2 लेते, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, -2 ले लिया। अब -2 ले लिया तो फिर एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, ठीक है ना। वो डिटर्मिनेंट कैसे बनेगी कि ये जो 2 वाली लाइन है, ये 2 वाली लाइन ये, ठीक है ना, रो भी गई और ये कॉलम भी गया। तो इस 2 में तो ये वाली लाइन गई है ना, ये तो क्या क्या बचा, देखो यहाँ बचा -1, मतलब ये गया और ये गया, समझ में आ रहा है। ये दोनों गए तो क्या बचा, -1 2 0 -1, ठीक है। क्या बचेगा, -1 2 0 -1, ये डिटर्मिनेंट। उसके बाद क्या लोगे, 5 को लोगे। अब 5 को चेक करना है यार, +5 ले कि -5 ले, +5 ले कि -5 ले। तो चेक करो, अगर I और J को ऐड करने पर इवन नंबर आ रहा होगा तब तो जैसा है वैसा, मतलब +5। और अगर I और J को अगर ऐड करने पर ओड नंबर आ रहा होगा तो साइन चेंज करके। तो चेक करो यार, ये क्या है, ये A13 है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। बाद में इतना सबको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा कहाँ पॉजिटिव कहाँ नेगेटिव। तो A13 है, 1 और 3 कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। 4 हो गया ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो गया, 4 हो गया। 1 3 का मतलब 1 और 3 कितना हो गया, 4 हो गया। इवन नंबर हो गया, इवन नंबर हो गया तो 5 है, ऐसे की ऐसे। और फिर डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे लोगे कि ये 5 गया, मतलब ये 5 की लाइन हटा दो, ये वाली और ये हटा दो, ठीक है। उसके अलावा क्या बच गया, देखो ये गया ये गया, तो क्या बचा, -1 3 0 2। क्या बचेगा, -1 3 0 2। उसके बाद क्या करो, इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करने पर आंसर मिल जाएगा। अब इसको कैसे सोल्व करें, देखो ये तो 1, अब इसको तो सोल्व करना आता है ना। अभी 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो गई है, तो अब 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, ठीक है ना। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3 और -2 2 जा 4, -2 2 जा 4। उसके बाद -2 -1, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -1 को -1 से करोगे तो 1 और -2 × 0 कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद +5 इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, पहले -1 को 2 से करने पर -2, -3 को 0 से करोगे तो 0। तो 1 -3 -4 -7 -2 1 -0 1 +5 -2 -0 -2, ठीक है, दिख रहा होगा। -7 × 1 -7 -2 1 जा 2 और +5 -10 2 मतलब -10, 5 2 जा 10 प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो गया, तीनों नेगेटिव है तो -7 -2 -10 इज -19। इन तीनों को सोल्व करोगे तो कितना आ गया, -19 आ गया। और यही क्या है अपना डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यही क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। समझना मुश्किल नहीं है, समझो। देखो फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, फर्स्ट रो के अलोंग तो 1 को लिया तो ये कैंसिल, क्या बचा 3
2 2 -1, फिर क्या लेंगे, देखो 2 लेंगे 2, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 1 2 A12 है, A12, तो 1 और 2 को ऐड करने पर 3 हो गया ना, 3 मतलब इवन वो ऑड नंबर हो गया, ऑड नंबर तो ये 2 पॉजिटिव है तो कैसा लेना है, नेगेटिव, और नेगेटिव होता तो पॉजिटिव लेना है, तो -2, फिर ये गया, ठीक है, ये गया, सॉरी है ना, -1 2 0 -1, -1 2 0 -1, और फिर +5 लोगे तो ये कैंसिल, -1 3 0 2 -1 3 0 2, क्लियर। अब देखो 1 तो -3 और ये -4, -2 तो माइनस माइनस +1 हो गया, -0, 5 -1 × 2 -2, 3 × 0 0, ठीक है ना, -3 -4 -7 -2 × 1 -2 और 5 -2 मतलब -10 -2 -7 तो -19 इसका सॉल्यूशन आ गया। तो देखो थ्योरी में कैसे लिखोगे, इफ A = ABC DEF GHI, ए क्या है, मैट्रिक्स ए, सॉरी मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स है ना, देन डिटर्मिनेट ऑफ ए, वो क्या हो जाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, ABC DEF GHI। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो डिटर्मिनेट ऑफ ए, सबसे पहले ए ले लेंगे, ए, तो ए लेंगे तो फिर क्या होगा, ये कैंसिल और ये कैंसिल, ए वाली जो लाइन है ये दोनों लाइनें कैंसिल कर दो, मतलब रो और कॉलम, तो क्या बचेगा, EFHI, उसके बाद बी लोगे बी, लेकिन बी कैसा आएगा, नेगेटिव बी लोगे तो क्या बचेगा, देखो ये कैंसिल, तो क्या बचेगा, समझ में आ गया ना क्या क्या कैंसिल, ये बी वाली ये कैंसिल और ये तो ऑलरेडी कैंसिल थी, तो क्या बचेगा फिर DFGI, ठीक है, और उसके बाद में क्या लोगे, ये सी लिखा हुआ है तो +C लोगे, क्या डिटर्मिनेट आएगी, इन दो को सॉल्व करोगे तो DEGH, जब ये लोगे तो इसकी लाइनें हटा दो, ये लाइन हटा दो और ये लाइन हटा दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, DEG और H बचेगा। अब इसको तो सॉल्व करना आता ही है यार तुम लोगों को, ए लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ई को आई से मल्टीप्लाई करने पर E × I FH -F × H, माइनस बी लिया, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे DI -FG, और फिर क्या करोगे, +C लोगे, तो इन दोनों को पहले DH -GE, यही किया था, और फिर जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास में डिटर्मिनेट ऑफ ए आ जाएगी। इस एग्जांपल से तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब सीखते हैं, देखो ये अपन ने एक तरीका सीख लिया कि यार फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, मान लो सेकंड रो के अलोंग करते या थर्ड रो के अलोंग करते तो अपन किस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड करते, ठीक है। तो देखते हैं, यही एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल का आंसर कितना है, -19 है। अब मैं देखता हूँ इसको सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करके, ठीक है ना, सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करना सीख जाओ, उसके बाद में अपन धीरे धीरे बाकी तो तुम खुद ही कर लोगे यार फिर तो, है ना। तो देखते हैं कि अपन सेकंड रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो भी आंसर -19 आता है या नहीं आता। तो उससे पहले एक बार इसको नोट डाउन करो। तो स्टूडेंट्स मैंने वही एग्जांपल लिख लिया है कि मैट्रिक्स ए है 1 2 5 -1 3 2 0 2 -1, और इसका डिटर्मिनेट मेरे को फाइंड करना है। डिटर्मिनेट, तो डिटर्मिनेट कैसे लिखोगे, ऐसे 1 2 5 -1 3 2 0 2 -1। तो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले अपन ने इसको R1 के अलोंग एक्सपेंड किया था, R1 के अलोंग, और जब R1 के अलोंग मैंने एक्सपेंड किया था तो इसका आंसर आया था -19। अब मैं चेक करता हूँ इसको R2 के अलोंग एक्सपेंड करके कि यार R2 के अलोंग भी आंसर -19 आता है या और कुछ आता है। तो ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R2, ठीक है। अब मैं R2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, तो समझो देखो, बस तुम्हें क्या ध्यान रखना है, साइन का ध्यान रखना है कि यार साइन चेंज होके आएगा या जैसा है वैसा आएगा। चेंज होके आने का मतलब होता है बेटा माइनस से मल्टीप्लाई होके आना। जैसे प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो गया ना, मतलब साइन चेंज हो गया, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो गया, ठीक है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस, मतलब साइन चेंज कब होता है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कब माइनस से मल्टीप्लाई होगा कि यार अगर एलिमेंट AIJ
जे और आई प्लस जे को ऐड करने पर अगर ओड नंबर आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा, नहीं तो प्लस से। प्लस का मतलब जैसा है वैसा आएगा। तो देखो सबसे पहले इसको चेक करो। सबसे पहले लोगे तो यार ये -1 ही लोगे तो -1 ही, लेकिन -1 ही आएगा कि प्लस से साइन हो, प्लस से 1 आएगा, ये चेक करना है। तो यार देखो ये जो एलिमेंट है अगर तुम लोग जानते हो तो ये A21 है, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो 2 और 1 को ऐड करने पर कितना हो गया 3। 2 और 1 को ऐड करने पर कितना हो गया 3। 3 कैसा ऑड नंबर, विषम संख्या। तो ये -1 किससे मल्टीप्लाई होके आएगा, माइनस से, मतलब कैसा आएगा +1 आएगा। कैसा आएगा, इस -1 को नहीं लोगे, क्या आएगा यहाँ पे +1 आएगा। जैसे अभी 2 कैसा आया था, -2 आया था, क्यों, क्योंकि 1 और 2 ऐड करने पर 3। ठीक है, अब क्या करो, इसकी इस लाइन को हटा दो, ये ध्यान रखना -1 है, ये और ये हटा दो। अब इन दोनों को हटा दोगे तो क्या बचेगा 2 5 2 -1। इसका डिटर्मिनेंट लिख दो 2 5 और 2 -1 2 -1। ठीक है, उसके बाद 3 लोगे, सेकंड रो ये है ना, तो 3 लोगे। तो अब 3 कैसा आएगा यार, प्लस का 3 है तो प्लस का ही होगा कि वो माइनस बदलेगा। तो चेक करोगे तो ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, ये A22 है, A22। अब A22 है तो 2 और 2 कितना होता है 4, और 4 का मतलब इवन नंबर तो कैसा आएगा +3 आएगा। अरे ये देखो ये माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा, ये प्लस से और ये माइनस से। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस ऐसे चल रहा था। ठीक है ना, तो ये A22 2 और 2 का मतलब 4 हो गया, तो ये +3। अब +3 तो आ गया, हटा दो जिसको हटाना है, ये हटेगा और ये हटेगा। तो इसके अलावा क्या बचेगा 1 5 0 -1। ये लाइनें गई ना, ये दोनों 3 वाली, ठीक है, ये गई और ये गई, तो 1 5 0 -1, ये दोनों गया तो 1 5 0 -1, तो 1 5 0 -1। उसके बाद लोगे बेटा 2। ठीक है ना, ये आ गया, अब इसको 2 को लोगे, एक ही लाइन क्या लोगे ना, तो अब 2 को लोगे तो 2 प्लस का कि माइनस का। ठीक है, अभी यहाँ प्लस का है तो माइनस का जाएगा कि प्लस का ही जाएगा। तो उसके लिए क्या चेक करना है कि एलिमेंट कौन सा है, एलिमेंट है बेटा A2 3 है ना, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो 2 और 3 कितना होता है 5, तो ऑड नंबर हो गया, तो ये किससे माइनस से मल्टीप्लाई होके आएगा। तो +2 है तो माइनस से मल्टीप्लाई होके -2, मतलब साइन चेंज होके आएगा। ऑड नंबर आ रहा है तो साइन चेंज होके आएगा, प्लस का था तो माइनस का। तो बाकी लिख दो जो जो बच गया काटने के बाद, क्या क्या घटेगा, ये लाइन गई और ये लाइन गई, ये गई 1 2 0 2 1 2 0 2। सोल्व करो इसको, 1 को लिया, देखो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और 5 2 जा 10 माइनस का 10। ठीक है ना, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे -2 और 5 2 जा 10, वो माइनस का साइन कैसे आया समझ में आ गया ना, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, +3 इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 को 0 से करने पर 0, समझ में आ रहा होगा। उसके बाद -2 पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 को 2 से करने पर 2 -2 को 0 करने पर 0। तो कितना आएगा देखो, -10 -2 -12 हो गया, और -12 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर -12। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3, क्योंकि ये तो 0 है यार, ये 0 है, 2 - 0 क्या होता है 2, और -2 को -2 को 2 से करने पर -4। देखो -12 -3 -4 = -19। कैसे भी सोल्व करो आंसर कितना आएगा -19 ही आएगा। कितना आएगा -19 ही आएगा। इससे तुम लोग चाहे R3 के अलोंग कर सकते थे, C1 के अलोंग कर सकते थे, C2 के अलोंग कर सकते थे, C3 के अलोंग कर सकते थे। बताऊंगा, सारी बातें बताऊंगा, घबराओ मत। C1 C2 C3 जहां भी घबराओ, ठीक है ना, सारी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आ गया -19 आ गया। तो यार एक बात माइंड में आ रही होगी, बोले सर R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो, आंसर कितना आ रहा है -19 ही आ रहा है। तो ये बता दो यार कब किसके अलोंग एक्सपेंड करना ज्यादा बढ़िया रहेगा, किसके अलोंग एक्सपेंड करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, देखो चाहे किसी के भी अलोंग एक्सपेंड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, आंसर तो सेम आना है, लेकिन उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करना जिसमें सबसे ज्यादा जीरो हो, तो वो जल्दी से सोल्व हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं मैं, उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करना जिसमें सबसे ज्यादा जीरो, जैसे यहां पे सबसे ज्यादा जीरो किस में थी, या तो C1 में या
R3 में, ठीक है ना, थर्ड रो या फिर सेकंड वो फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जल्दी सोल्व हो जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बोल रहा हूं मैं, उस लाइन के अलोंग, लाइन का मतलब समझ गए, कॉलम या रो, तो उस लाइन के अलोंग अपन एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो। तो उसके अकॉर्डिंग भी मैं एग्जाम्पल लूंगा, घबराओ मत, है ना। अभी के लिए जितना बता रहा हूं उतना समझते जाओ। तो तुम लोगों को शायद 3/3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन भी फाइंड करना आ गया होगा। एक बार इसको नोट डाउन करो। अब देखो एक बात बताऊं तुम लोगों को, अभी अपन थोड़ी देर पहले 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे थे, ठीक है ना, 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट सोल्व कर रहे थे। तो उसमें भी यही तरीका अप्लाई हो रहा था जो अभी मैंने यहाँ पे किया है। कैसे, जैसे कोई 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ समझने के लिए। जैसे मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स ले लेता हूँ 1 5 0 -3, या 0 को भी 2 में चेंज कर दो। तो अपन क्या कर रहे थे यार, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसका डिटर्मिनेंट ये होगा 1 5 2 -3। तो वास्तव में देखो कैसे आ रहा है समझना। सबसे पहले 1 को लेंगे, सबसे पहले 1 को लेंगे, अभी 3/3 की तरह 1 को लेंगे। तो क्या करेंगे, ये 1 की ये लाइन हटाओ और ये लाइन हटाओ, ये दोनों हटा दी। तो अब क्या बचेगा, -3 बचेगा। क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट बचेगा, कितना बचेगा, -3 डिटर्मिनेंट बचेगा। जैसे अभी क्या बोल रहा था, अभी 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बच रही थी तो उसको लिख दिया। अब -3 का डिटर्मिनेंट बचेगा। अब क्या लोगे बेटा, 5 लोगे। क्या लोगे, 5 लोगे। तो अब यार 5 पॉजिटिव की नेगेटिव, तो वही कहानी A12 तो 1 और 2 3, तो कैसा है, प्लस का है, तो कैसा लो, माइनस का। बाकी बचा हुआ डिटर्मिनेंट लिख दो। तो क्या करोगे, 5 को हटाओ, 5 की लाइन हटाओ, तो ये लाइन हटा दी, ये हटा दी, क्या बचेगा, 2 बचेगा। क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो इसको 2 को लिख दिया। अब देखो ये 1 मैंने बताया था डिटर्मिनेंट ऑफ -3 होता है, मॉड्यूलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है। -5 2 का डिटर्मिनेंट 2 होता है। तो 1 को -3 -5 2 10 इज इक्वल टू -13 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया, -13 आंसर हो गया। तो वही तो मैं बता रहा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 5 2 -3। इसी का डायरेक्ट सॉल्यूशन बताया था मैंने। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, -3 को 1 से -3, फिर माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10 इज इक्वल टू -13 सॉल्यूशन हो गया। लेकिन ध्यान रखना, ये जो 2/2 का अपन ने सोल्व किया था मैट्रिक्स, ठीक है ना, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे 2/2 ऑर्डर की का। तो उसमें भी क्या कर रहे थे अपन, यही चीज अप्लाई कर रहे थे जो 3/3 में कर रहे थे। लेकिन 3/3 में एक लाइन हटा दे, एक रो और एक कॉलम हटाने के बाद 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बच रही थी। और यहाँ पे कितने बाई कितने की बचेगी, 1/1 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट बचेगी। तो ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि यार साइन कैसे लें, साइन कैसे लें। तो अब देखो नोट डाल के लिखो। तो देखो साइन ऑफ एलिमेंट्स टू फाइंड डिटर्मिनेंट। साइन ऑफ एलिमेंट टू फाइंड डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए अपन एलिमेंट का साइन कैसा ले, ठीक है। जैसे यहाँ ले रहे थे ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। तो क्या ध्यान रखना है यार तुम लोगों को, तो बहुत सिंपल सी बात मैंने बता दी कि A11 और 1 ऐड करने पर 2 इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन, A13 1 और 3 ऐड करने पर 4 इवन नंबर तो पॉजिटिव साइन, A23 तो 2 और 3 5 ऑड नंबर विषम संख्या तो नेगेटिव नंबर, ठीक है ना। A32 3 और 2 ऐड करने पर 5 ऑड नंबर, ठीक है, तो नेगेटिव साइन। आ रही बात समझ में। तो देखो अगर मान लो देखो 2/2 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट हो, 2/2, ठीक है, और सेकंड में बता रहा हूं 3/3 ऑर्डर, 3/3 ये सेकंड है ना, 3/3 ऑर्डर की। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले देखो यहां पे बनाता हूं 2/2 ऑर्डर की A11 A12 A21 A22 यही होता है, जानते हो ये तो देखो 1 और 1 ऐड करने पर 2 तो पॉजिटिव साइन, 1 और 2 3 तो नेगेटिव साइन। इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ, 2 और 1 3 तो नेगेटिव साइन, 2 और 2 तो पॉजिटिव साइन, ठीक है। ऐसे देखो 3/3 में A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। देखो कैसे साइन लोगे, 1 और 1 ऐड करने पर 2 तो पॉजिटिव, 1 और 2 ऐड करने पर 3 तो नेगेटिव, 1 और 3 ऐड करने पर 4 तो पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
2 1 3 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव क्यों? क्योंकि 3 और 2 5 हो गया। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि 3 और 3 कितना हो गया? 6 हो गया। तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, साइन ले सकते हो, जिससे क्या करें अपन डिटर्मिनेट का सॉल्यूशन फाइंड कर लें। ठीक है ना, डिटर्मिनेट का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना है, इस टाइप से साइन लेने। क्लियर मेरी बात? अब उसके बाद देखो, उसके बाद एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ और फिर अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे के टॉपिक्स देखेंगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है कि मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी A 1 8 2 5 0 9 1 0 2। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका डिटर्मिनेट फाइंड करो। क्या फाइंड करो? डिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट का मतलब 1 8 2 5 0 9 1 0 2। तो तुम ही बताओ यार किसके अलोंग एक्सपेंड करोगे? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बोली थी, अगर ध्यान दिया हो तो, कि उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करेंगे जिसमें सबसे ज्यादा जीरो, जिसमें सबसे ज्यादा जीरो। तो कौन सी वाली लाइन में सबसे ज्यादा जीरो है? इस वाली लाइन में। ध्यान रखना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कॉलम वाइज। इस वाली लाइन में कितने जीरो हैं? 2 जीरो है। अगर तीनों ही जीरो हो जाएंगे, अगर तीनों ही जीरो हो जाएंगे तब तो आंसर ही जीरो हो जाएगा, तब तो आंसर ही डिटर्मिनेट का जीरो हो जाएगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? कि प्रॉपर्टी होती है डिटर्मिनेट की। मैंने बताया ना, आगे पढ़ेंगे अपन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.2 की थ्योरी में। तो वहां पे एक चीज ध्यान रख लेना कि किसी भी डिटर्मिनेट के अंदर, किसी भी डिटर्मिनेट की किसी भी लाइन में, चाहे कोई भी रो हो चाहे कोई भी कॉलम हो, अगर तीनों के तीनों एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस डिटर्मिनेट का सॉल्यूशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। तो अब देखो अपने को तो क्या करना है, इसके अलोंग एक्सपेंड करूंगा, इसके अलोंग। तो ऑन यहां पे लिख रहा हूं, इसके बाद ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग C2। ठीक है ना, C2 के संगत प्रसार करने पर। तो क्या करोगे बेटा, इसके अलोंग करोगे ऐसे। तो सबसे पहले 8 फिर 0 और फिर 0। तो पहले ये बताओ 8 तो ले लोगे, लेकिन पॉजिटिव की नेगेटिव? तो चेक करो यहाँ का एलिमेंट कैसा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, साइन चेंज होके। ऐसे नहीं कि यार ये -8 होता, माइनस, मान लो -8 ही है, -8 है, तो ऐसे नहीं कि यार -8 है तो इसको यार नेगेटिव का मतलब -8 ही ले लेंगे। नहीं नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई करके लेंगे। कहने का मतलब इसका साइन चेंज कर देंगे। ठीक है ना, 1 और 2 है ना, 1 2 इसका मतलब 3, तो साइन चेंज कर दो। -8 क्या हो जाएगा? +8। +8 लोगे तो ये गया, ये गया, 5 9 1 2, 5 9 1 2। क्लियर है? 5 9 1 2। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद ये 0 लोगे। अब 0 चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, तो 0 से मल्टीप्लाई किसी को करो 0, और फिर ये 0 लोगे तो भी 0। इसके ऐसे कर रहा हूँ ना, तो सीधा आंसर ये हो गया। इसलिए तो मैंने बोला कि उस लाइन के अलोंग एक्सपेंड करो जिसमें सबसे ज्यादा 0 हो। नहीं तो कैसे भी कर देना, सोल्व जरूर कर देना। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10 -1 × 9 9। तो क्या हो गया? 8 × 1 = 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो अपन ने क्या पढ़ा? सबसे पहले अपन ने पढ़ा डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं। डिटर्मिनेट किसको बोलते हैं कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका अपन कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो तो अपन उसका यूनिक सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। वो जो यूनिक सॉल्यूशन होता है उसी को क्या बोलते हैं? उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट बोला जाता है। क्लियर है? उसके बाद में अपन ने पढ़ा कि यार वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें। जैसे 1/1 के लिए पढ़ लिया, 2/2 के लिए पढ़ लिया, और फिर 3/3 के लिए पढ़ लिया। ये जो साइन वाली केस मैंने बताया, ये तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए कि यार ये कैसे साइन लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रह जाएगा। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है सारूस डायग्राम। तो स्टूडेंट्स, ये जो सारूस डायग्राम होता है, इससे अपन 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? सारूस डायग्राम से अपन क्या करते हैं? 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी अपन ने 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट फाइंड किया। तो देखो सारूस डायग्राम से कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझ जाना, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है, मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स है 1 5 2 3 1 2 1 -1 एंड -2। ये कोई मैट्रिक्स है और अपने को क्या करना है? इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना है। ध्यान से सुनना, इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना है। तो देखो डिटर्मिनेट कैसे होगा? 1 5 2 3 1 2 1 -1 एंड 2। तो एक तरीका तो क्या है अपने पास में कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दो और एक्सपेंड करके वैल्यू फाइंड कर लो। आराम से वैल्यू फाइंड कर सकते हो। अब देखो इसको सारूस डायग्राम से कैसे फाइंड करते हैं। तो समझना, सारूस डायग्राम से क्या मेथड है कि यार सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले इसके जो शुरू के 2 कॉलम है ना, इनको यहां लिख दो।
क्या बोल रहा हूं मैं, तुम्हारे को इसके डिटर्मिनेट फाइंड करनी है, इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेट फाइंड करनी है। तो क्या करो, सबसे पहले इसके शुरू की 2 रो यहां लिख दो, वो 2 कॉलम यहां लिख दो, जैसे 1 3 1, तो यहां लिख दिया 1 3 1, और उसके बाद 5 1 -1, तो 5 1 एंड -1, ठीक है, समझना। और फिर वैल्यू कैसे आएगी, देखो वैल्यू आएगी इस तरीके से, डिटर्मिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या करोगे, यहां 1 से लोगे, कहां से, 1 से, और इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, इन सब का मल्टीप्लाई, किस किस का, 1 1 और -2, तो 1 1 और -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, और 1 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फिर क्या करो, इनका मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ये 1 इसी में आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 10, किसका, प्लस का 10 आ गया। और फिर ऐसे ही क्या करो, ये तीसरे लाइन आ गई ना, ये इन तीनों का मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई मतलब 2 3 और -1, 2 3 और -1 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -6 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें से माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो, जैसे पहले समझ में आ रहा है ना, पहले इसका मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई, और फिर इसका मल्टीप्लाई। अब माइनस क्या करेंगे, इधर से, यहां से, ध्यान रखना, यहां से रवाना, ऐसे, सबसे पहले इन तीनों का मल्टीप्लाई 1 1 और 2, 1 1 और 2 का मल्टीप्लाई कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। उसके बाद इन तीनों का मल्टीप्लाई, किसका, -1 2 और 1 का, तो -1 2 और 1 का मल्टीप्लाई क्या होता है, -2, समझ गए ना, -1 × 2 -2, और -2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2, और उसके बाद में इन तीनों का मल्टीप्लाई, किसका, -2 3 और 5 का, तो कितना हो जाएगा, 5 3 या 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30, और कैसा 30, माइनस का 30। इसको सोल्व कर दो, वही तुम्हारा डिटर्मिनेट है, क्या आ जाएगा आंसर, देखो 10 -2 -6 -8, तो आंसर हो गया 2, फिर माइनस, देखो 2 -2 तो 0, और -30, तो माइनस और माइनस +30, आंसर कितना हो गया, 32 हो गया, ठीक है। वैसे नॉर्मली भी अगर इसको सोल्व करते तो कैसे करते, जैसे मान लो इसके अलॉन्ग एक्सपेंड करते हो, सबसे पहले 1 को लेते, ये कैंसिल हो जाता, देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, इसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में ऐसे लिख के फिर करते हैं ना, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, 1 × -2 -1 × 2, ठीक है ना, यही बचती डिटर्मिनेट। तो 1 को -2 से करते तो -2, और फिर -2 तो +2 हो जाता, तो आंसर 0 हो जाता। फिर -5 को लेते, ये कैंसिल हो जाता, 3 को -2 से करने पर -6, और -2 -8 आ जाता, और फिर +2 लेते हैं तो फिर ये कैंसिल हो जाता, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करने पर कितना, -3, और -1 तो -4 आ जाता, ये तो 0, ये 40 -8, आंसर कितना आता, 32 आता। वैसे नॉर्मली भी फाइंड करते हैं, ठीक है ना, किसी के भी अलॉन्ग एक्सपेंड करके तो आंसर 32 ही आता, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो दोबारा से समझना, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, और मैट्रिक्स ए कितनी है, ABC DEF GHI, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपने को सारूस डायग्राम से सोल्व करना है, ठीक है। ये क्या होता है, कंपटीशन में बहुत इजी वे में अपन सोल्व करने के लिए काम में लेते हैं, वैसे भी हो जाता है यार नॉर्मली, तो है ना। तो समझो, देखो, तो इसका डिटर्मिनेट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेट फाइंड करोगे तो इसको डिटर्मिनेट की फॉर्म में लिखोगे ABC DEF GH और I। अब सारूस डायग्राम के कैसे सोल्व करेंगे, बोले सबसे पहले दोनों लाइनों को उठा के यहाँ रख दो, मतलब दोनों कॉलम्स को, तो A D G, उसके बाद B E और H, ठीक है। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेट ऑफ A, सबसे पहले क्या करोगे, A से स्टार्ट हो गए, इन तीनों का मल्टीप्लाई प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई, जी आगे इसमें ना, और प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई। तो देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, AEI फिर BFG प्लस BFG प्लस CDH, क्लियर। फिर क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, किसको माइनस करोगे, सबसे पहले देखो इन तीनों का मल्टीप्लाई GEC, ठीक है, फिर HFA, और आखिरी में IDB, GEC फिर HFA प्लस IDB। तो ये क्या है, ये सारूस डायग्राम से अपन कोई भी 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनेट को सोल्व कर सकते हैं। तो नोट्स कैसे बनाओगे, पहले सारूस डायग्राम, फिर इसको ऐसे लिखोगे,
ठीक है, और उसके बाद में इसको लिख देना। तो इस तरीके से अपना ये सारूस डायग्राम समझ में आ जाएगा। तुम्हारे को खुद को एक मैट्रिक्स दे रहा हूँ, जैसे मैट्रिक्स ए है 1 5 2, ठीक है, सेम हो गई क्या 1 3 2 -1 0 5 2 -3 8, ठीक है। और इसको तुम्हारे को नॉर्मली भी सोल्व करना है और सारूस डायग्राम से भी सोल्व करना है, और उसके बाद में देखना है कि इसका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। और फिर कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। अगर कोई भी दिक्कत आए तो तुम लोग बता देना ना, मैं दोबारा से सारूस डायग्राम समझा दूंगा। वैसे अपन और भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना, जब प्रॉपर्टीज काम में लेंगे तो वहाँ पे मैं सारूस डायग्राम से क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा, तो फिर वहाँ पे समझ में आ जाएगा। इसके बाद में अपना एक टॉपिक आता है माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, हिंदी में बोलते हैं सारणिक के उपसारणिक तथा सेकंड। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और उसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अब अपने को क्या करना है कि सबसे पहले इसके सारणिक बनानी है, और फिर क्या करना है अपने को सारणिक के उपसारणिक तथा सेकंड फाइंड करना है, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट बना के उसके माइनर्स और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इसका डिटर्मिनेंट बना दी। तो ये डिटर्मिनेंट हो गया ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। अब समझना, देखो आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो सबसे पहले लिख रहा हूं माइनर ऑफ A11, ठीक है ना। A11 का जो माइनर होगा, ठीक है ना, हिंदी में लिखोगे A11 का उपसारणिक, A11 की उपसारणिक, उसको डिनोट करते हैं कैपिटल A11 से। कैपिटल A11 का मतलब क्या हो गया कि माइनर ऑफ A11। अब देखो कैसे माइनर कैसे फाइंड करते हैं समझना। तो माइनर कैसे फाइंड करेंगे, A11 का मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट, ये A11, ये A12, ये A13 आ रहा है समझ में, ये A21, ये A22, ये A23, ये A31, ये A32, ये A33, ये तो आता है तुम लोगों को। तो जैसे तुम लोगों को A11 का माइनर फाइंड करना है, तो क्या करो कि A11 का मतलब 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, 1 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, ठीक है। कहने का मतलब तुम्हारे को इस ए का A11 का मतलब ये जो एलिमेंट ए था इसका माइनर फाइंड करना था। तो क्या करा कि जहां पे ये ए जिस लाइन में है, मतलब इस रो में और इस कॉलम में है, तो इसको हटा दिया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दिया। और उसके बाद में जो डिटर्मिनेंट बच रही है, उसको लिख दो ई एफ एच और आई। आ रही है मेरी बात समझ में। तुम्हारे को जैसे इसका माइनर फाइंड करना था, ठीक है ना, उपसारणिक, तो इन दोनों इसको हटा दिया, और उसके बाद में ये जो सारणिक बची है उसको ऐसे कैसे लिख दिया। ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारे को माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A23, तो A23 के माइनर का मतलब A23 ये, ठीक है। उसके बाद तो क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अभी तो ऐसे कैसे रहने देना। तो अब A23 का माइनर फाइंड करना है, ठीक है ना। A23 का माइनर, A23 का मतलब कौन, चेक करो पहले तो, सेकंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट मतलब F का माइनर फाइंड करना है, ठीक है ना, F का। तो क्या करो, F वाली दोनों लाइनों को हटा दो, मतलब जो रो है और कॉलम है वो दोनों ही हटा दो। तो देखो कैसे हटाओगे, ठीक है। इस टाइप से किया है अपन ने, उसके अंदर सॉल्यूशन कर रहे थे ना, 3x3 ऑर्डर की डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे तब। तो ये F के लिए क्या करोगे, देखो सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटा दिया, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसको सेकंड रो को और थर्ड कॉलम को हटा दिया A23, तो इसका माइनर आ जाएगा कैपिटल A23, ठीक है। तो इसको जो बच जाएगी ना सारणिक ABGH, इसको क्या बोल देंगे, माइनर बोल देंगे। इसी को क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। ऐसे देखो, जैसे मान लो तुम्हारे को माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ, ठीक है ना, दिख रहा होगा, नहीं समझ में आ जाएगा। जैसे माइनर फाइंड करना है तुम्हारे को A31, अब A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो A31 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तुम ही बता दो यार, 3 गया और 1 गया, मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हटा दो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, इसको हटा दिया। इसको हटाने के बाद BCEF, अरे इसको हटा दिया तो क्या बचेगा, BCEF बच जाएगा, BCEF। तो ये क्या होते हैं, ये माइनर कैसे फाइंड करते हैं कि AIJ का माइनर अगर तुम्हारे को फाइंड करना है, AIJ की उपसारणिक फाइंड करनी है, तो ith रो और jth कॉलम को हटा दो, IV पंक्ति और j वहां स्तंभ हटा दो, उसके अलावा जो बचेगा, ठीक है ना, उसको सारणिक के रूप में लिख दो। जैसे यहाँ पे क्या किया था अपने को, इसका माइनर फाइंड करना था, या A क्या है, जैसे मान लो E का माइनर फाइंड करना है,
इसके लिए। तो ये क्या है, समझ में आ गया, ठीक है ना। इसके लिए क्या करोगे, सेकंड रो को और सेकंड कॉलम को हटा दो। ये क्या है, A22 एलिमेंट है ना, तो इन दोनों को हटा दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। रेड मार्कर से इसको और इसको हटा दो। इसको और इसको हटाने के बाद क्या बचेगा, ACGI, ठीक है। तो इसको लिख दो ACGI। ये क्या है, ये कैपिटल A22 है। कैपिटल A का मतलब क्या हो गया, माइनर हो गया। समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो वही डेफिनेशन लिख रखी है मैंने। देखो डेफिनेशन क्या लिख रखी है माइनर्स की, कि माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट AIJ, ठीक है ना। किसी एक एलिमेंट AIJ का माइनर क्या होता है, ऑफ ए डिटर्मिनेट, ठीक है। माइनर्स ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ ए डिटर्मिनेट इज द डिटर्मिनेट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट AIJ लाई। क्या बोल रहा हूं, माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ ऑफ ए डिटर्मिनेट, कोई एक डिटर्मिनेट है और उसका एलिमेंट है AIJ, तो उसका जो माइनर होता है वो क्या होता है, इज द डिटर्मिनेट। वो भी एक डिटर्मिनेट होता है, वो भी एक सारणिक होती है, जो कैसे आती है, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। वो कैसे ऑब्टेन्ड करते हैं, बाय डिलीटिंग, डिलीट करके क्या, इसके ith रो, ठीक है ना, IV पंक्ति एंड jth कॉलम, ठीक है ना, जेवा कॉलम डिलीट करके, इन विच एलिमेंट AIJ लाई, जिसके अंदर एलिमेंट AIJ रहता है। वैसे ही तो किया मैंने, AIJ के अंदर क्या किया अपन ने, I और ith रो और jth कॉलम को डिलीट कर दिया, तो फिर वो जो डिटर्मिनेट आती है उसी को क्या बोलते हैं, इसके माइनर बोलते हैं। जैसे A23 के लिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हटाया, वही तो बोल रहा है। AIJ के लिए ith रो और jth कॉलम को हटा दो, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हटाया, सेकंड रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम को उठाया, तो क्या बचा, ABGH, ABGH। ये जो डिटर्मिनेट आई, ये भी क्या आएगी, ये भी डिटर्मिनेट ही आएगी ना, इज द डिटर्मिनेट, ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेट आई, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसका सारणिक बोलते हैं, ठीक है ना। A23 का वो उप सारणिक बोलते हैं, माइनर बोलते हैं, ठीक है। माइनर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाई कैपिटल AIJ, ठीक है ना। AIJ का जो माइनर होगा उसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल AIJ से। तो A23 के माइनर को कैपिटल A23 से, A11 के माइनर को कैपिटल A11 से डिनोट किया है, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, हिंदी में लिखोगे कि एक अवयव AIJ, एक अवयव, एक सारणिक के अवयव AIJ, एक सारणिक के अवयव AIJ की उप सारणिक, एक सारणिक के अवयव, एक सारणिक के अवयव AIJ की उप सारणिक, एक सारणिक होती है, एक सारणिक के अवयव AIJ की उप सारणिक एक सारणिक होती है, जो कि IV पंक्ति, जो कि IV पंक्ति तथा जेवा कॉलम, IV पंक्ति तथा जेवा कॉलम का मतलब समझ गए, स्तंभ तथा जेवा स्तंभ हटाने से प्राप्त होती है, ठीक है। जेवा स्तंभ हटाने से प्राप्त होती है, जिसमें AIJ विद्यमान हो, जिसमें AIJ विद्यमान हो, ठीक है। उसके बाद लिखोगे AIJ की उपसारणिक, AIJ की उपसारणिक, ठीक है, कैपिटल AIJ द्वारा दर्शाई जाती है। AIJ की उपसारणिक कैपिटल AIJ द्वारा दर्शाई जाती है, ठीक है। बाकी तो बुक में देख लेना एक बार, माइनर्स की डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। तो ये माइनर तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अपना टॉपिक है, टॉपिक क्या है, देखो, माइनर्स एंड कोफैक्टर। तो अब क्या है, कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, सहखंड, सहखंड। तो देखो कोफैक्टर, तो देखना समझना, कोफैक्टर ऑफ AIJ, AIJ का जो कोफैक्टर होगा उसको डिनोट करते हैं बेटा FIJ से, कोफैक्टर तो FIJ से डिनोट करते हैं। जैसे माइनर को A11, A12, A23, A31, ठीक है ना, AIJ से डिनोट करते थे, वैसे कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, FIJ से डिनोट करते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, क्या आता है, -1 to the power I plus J, -1 to the power I plus J into AIJ, ठीक है। क्या आता है फॉर्मूला, -1 to the power I plus J into AIJ। एक चीज और बता दूं, माइनर को M से भी डिनोट करते हैं, M11, M12, मतलब AIJ की जगह MIJ से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना। A11 की जगह M11 भी लिख सकते हो, A12 की जगह, A23 की जगह M23 भी लिख सकते हो, ठीक है। AIJ की जगह MIJ भी लिख सकते हो माइनर को, ठीक है। वैसे कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, FIJ से। और ये क्या आता है, -1 की पावर I plus J into AIJ। तो वास्तव में देखो
ए आई जे तो क्या है, ए आई जे तो इस ए आई जे का क्या है, कोफैक्टर। जैसे A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A23 का कोफैक्टर, वो सॉरी कोफैक्टर नहीं, माइनर, A11 का माइनर A11, A23 का माइनर A23, तो ये तो माइनर है, और माइनर को किससे गुणा कर दो, -1 की पावर i प्लस जे से। तो एक होता है i प्लस जे, अगर i प्लस जे ओड नंबर होगा, i प्लस जे ओड नंबर होगा, विषम संख्या होगी, तब तो -1 की पावर विषम संख्या हो गई, ओड नंबर हो गया, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। और अगर इवन नंबर हो गया, i प्लस जे को ऐड करने पर कैसा, i और j को ऐड करने पर इवन नंबर आ गया, तो -1 की पावर एक इवन नंबर आ जाएगी, और इवन नंबर आ जाएगी तो किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। कुल मिला के सीधी सी बात बताऊं क्या, कोफैक्टर क्या होता है, यहाँ पे तो अपन ने कोई साइन नहीं लिए ना, यहाँ पे तो अपन ने कोई साइन नहीं लिए। अगर तुम लोग साइन भी ले लोगे ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव जो अपन लेके चल रहे थे, तो अगर वो साइन भी ले लोगे ना तुम लोग, तब क्या हो जाएगा, तब उसको कोफैक्टर बोल देंगे। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखो तुम्हारे को करना क्या है, सबसे पहले माइनर लिख देना, फिर ये कोफैक्टर लिख देना, उसके बाद में इस एग्जांपल को ऐसे कैसे लिख देना, ये माइनर के अकॉर्डिंग एग्जांपल हो गया। अब देखो अब कोफैक्टर के अकॉर्डिंग मैं इसी को ही समझाता हूँ, देखो समझना। जैसे ये मैट्रिक्स ए है, तुम्हारे को इसकी सारणिक बनानी है सबसे पहले, तो मैंने ये सारणिक बना दी, मतलब डिटर्मिनेंट ABC DEF GHI, ठीक है। अब देखो, अब मैं फाइंड कर रहा हूं कोफैक्टर ऑफ A11, कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर F11 से डिनोट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करो, माइनर बना दो, माइनर, ठीक है। माइनर का मतलब समझ गए ना, उपसारणिक, ठीक है। तो माइनर बना दो, माइनर A11 का मतलब ये, तो इसकी माइनर क्या होगी, देखो ये गया और ये गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, EFHI, ये माइनर हो गया, ठीक है, ये माइनर हो गया। अब इसके आगे लगा दो यार प्लस का साइन लगेगा कि माइनस का, तो यार चेक करो ना, 1 और 1 ऐड करने पर कितना हो गया, अरे 2 हो गया, 1 और 1 ऐड करने पर कितना हो गया, 2 हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखो, -1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1, मतलब -1 की पावर 2, और -1 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया, +1, तो प्लस का साइन लग जाएगा, ठीक है। किसका साइन लग जाएगा, प्लस का। कहने का मतलब 1 और 1 को ऐड करने पर 2 हो गया, 2 का मतलब इवन नंबर हो गया, तो किसका साइन लगेगा, प्लस का। तो प्लस का साइन चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, ये कोफैक्टर हो गया। यहाँ पे माइनर और कोफैक्टर सेम है, या माइनर और कोफैक्टर क्या है, सेम है। ऐसे ही मान लो कोफैक्टर ऑफ A23, तो A23 का कोफैक्टर क्या होगा, F23, हिंदी में क्या लिखोगे, A23 का सेकंड, उसको किससे डिनोट करते हैं, F23 से। तो F23, तो सबसे पहले तो माइनर लिख दो, सबसे पहले तो माइनर लिख दो, ठीक है ना, उपसारणिक, तो माइनर लिख दो। देखो 23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये F की बात हो रही है ना, अभी समझाया था, तो ये तो गया, क्या बचेगा, ABGH, ठीक है, ABGH। अब चेक कर लो कि यार यहाँ माइनस का साइन लगेगा कि प्लस का, तो 2 और 3 कितना, 5 का मतलब विषम संख्या, ओड नंबर, और ओड नंबर तो कैसा साइन लगा दो, माइनस का साइन लगा दो। मतलब माइनस के साइन के साथ बात होगी ना, अगर साइन के साथ बात होगी तब क्या करेंगे अपन, तब इसको किससे डिनोट करना है अपने को, साइन के साथ बात होगी तो उसको क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। इसको मैं बोल सकता हूँ माइनस, और इसको बोल सकता हूं A23 माइनस, और ये A23 तो है, A23 का मतलब समझ गए ना, माइनर, ठीक है, या फिर M23 भी लिख सकते हो, तो माइनस और फिर ये, ठीक है। ऐसे देखो कोफैक्टर ऑफ A31, तो A31 का कोफैक्टर F31, तो सबसे पहले क्या करो, इसका माइनर बना दो, ठीक है। तो F31 का मतलब समझ गए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, ये समझ गए ना, जी की बात हो रही है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या बचेगा, ये गया, क्या बचेगा, BCEF। यहाँ साइन किसका लगा रहा हूँ, प्लस का लगा रहा हूँ, समझ गए होंगे क्यों, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ने पर क्या होता था, 4 होता था, और 4 का मतलब कैसी संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, ठीक है। अगर ये साइन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, प्लस में तो क्या होता है, जब प्लस का साइन लगता है तो माइनर और कोफैक्टर सेम होते हैं, यही माइनर और यही कोफैक्टर। लेकिन अगर मैं इस तरीके से साइन लगा दूंगा, है ना, तब जैसे ये माइनस वाला है तो ये क्या हो गया, कोफैक्टर हो गया, और इस माइनस को हटा दूंगा तो वो क्या बच रहा है, वो माइनर बच रहा है, ठीक है ना। साइन के साथ में बात होगी तो क्या होगा, कोफैक्टर होगा, और साइन के बिना बात होगी तो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा, ठीक है ना। माइनर तो पहले क्या लिखोगे, माइनर ही लिखोगे, और उसके बाद में साइन की बात करोगे। जैसे मान लो मैं पूछ लेता तुम्हारे से कि यार F23 क्या होगा, तो सबसे पहले 2 और 3 को जोड़ने पर 5 होगा, तो माइनस तो लगेगा, बाकी सब बाद में देखेंगे। अब उसके बाद क्या लिख दो, डिटर्मिनेंट लिख दो।
तो डिटर्मिनेंट 2 3, सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, लिख दिया क्या, ठीक है। तो F32 लिख दो, 3 और 2 वही 5 होता है, तो 3 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम यही आएगा, ठीक है ना, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो इसके अलावा क्या बच रहा है, ACDF, तो ACDF, ठीक है, ये क्या हो गया, ये कोफैक्टर हो गया। और अगर मान लो ये माइनस हटा दूंगा तो ये A32 हो जाएगा। A32 का मतलब समझ गए होंगे तुम लोग, वो क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अभी क्या हो गया, ये कोफैक्टर हो गया, ठीक है। तो ये सारी बातें अभी तक जो तुम लोगों को समझा रहा हूँ ये समझ में आ रही होंगी, ठीक है। इसके बाद देखो एक एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिख दी, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है 1 5 3 2 5 0 2 1 0 -1 2 -3, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। अब इसमें क्या करना है तुम्हारे को, कुछ एक एलिमेंट्स के माइनर फाइंड करने हैं, ठीक है। जैसे किस किस का माइनर फाइंड करना है, एक काम करता हूँ, माइनर को एम से डिनोट कर देता हूँ अभी, है ना, ए से भी कर सकते हो एम से भी कर सकते हो। जैसे एक तो तुम्हारे को माइनर फाइंड करना है, माइनर, ठीक है, तो किसका, माइनर ऑफ 5 फाइंड करना है। 5 का मतलब ए, ये वाला 5, A12, माइनर ऑफ A12 फाइंड करना है। A12 का मतलब 5 का माइनर फाइंड करना है, और उसको किससे डिनोट करोगे, M12 से डिनोट करोगे। M से कर दो या फिर किससे कर दो, F से कर दो। तो अब देखो सबसे पहली बात तो ध्यान रखना, माइनर फाइंड करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट करना, डिटर्मिनेट में। ये मत भूल जाना, डिटर्मिनेट में कन्वर्ट कर ही देना। तो डिटर्मिनेट में लिखो इसको 1 5 3 2 1 0 -1 2 -3। ध्यान रखना अपन ने माइनर और कोफैक्टर डिटर्मिनेट में पढ़े हैं, ना कि मैट्रिक्स में पढ़े हैं। तो पहले क्या करोगे, इसको डिटर्मिनेट में चेंज करोगे। अब M12 का M12 चाहिए, M12 का मतलब A12 का माइनर, A12 का मतलब किसका, 5 का माइनर चाहिए। तो 5 के माइनर के लिए क्या करो, इसको हटा दो और इसको हटा दो। मैंने माइनर के लिए बात क्या बताई तुम्हारे को, साइन से कोई मतलब नहीं है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, केवल इसको हटाया, क्या बचा 2 0 -1 -3, ठीक है, 2 0 -1 -3, ठीक है, 2 0 -1 -3। तो इसको सोल्व करोगे तो देखो 2 को -3 से, इसको सोल्व करना तो आता है ना, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करने पर -6, और -0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 0, तो आंसर कितना आ गया, -6 आ गया, ठीक है ना। आंसर कितना आ गया, -6। ये तो माइनर फाइंड कर लिया अपन ने A12 का। अब मैं तुम्हारे से पूछता है यार, कोफैक्टर ऑफ A12, ठीक है ना। A12 का मतलब 5 का कोफैक्टर बताओ, और कोफैक्टर को किससे डिनोट करते हैं, F12 से डिनोट करते हैं। तो F12 के लिए देखो सबसे पहली बात ध्यान रखना, 1 और 2 कितना बेटा, 3, तो 3 के लिए पहले माइनस का साइन लगा देना, उसके बाद में ये ऐसे के ऐसे, क्या बताया मैंने, माइनस, और फिर क्या लिख देना, M12 लिख देना। M12 का मतलब समझ गए ना, माइनर लिख देना। तो देखो माइनस, और फिर 2 0 -1 -3, 2 0 -1 -3। जैसे क्या लिखोगे, डायरेक्टली पूछ लेता जैसे कोफैक्टर F12, तो 1 और 2 3, तो पहले माइनस, यहाँ ध्यान रखना माइनर में कोई माइनस प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस, और उसके बाद में ये गया 2 0 -1 -3, ठीक है। तो उसके बाद देखो अब इसको सोल्व करो, -2 को 3 से करोगे तो -6 और -0, तो आंसर देखो -6 इंटू माइनस का मतलब +6 इसका आंसर आएगा। आगे मेरी बात समझ में। ऐसे देखो जैसे मान लो माइनर पूछ लेता 3 3 का, तो 3 3 का माइनर तो सीधी सा कोई साइन से मतलब नहीं है, तो 3 3 का मतलब यही है बेटा, ठीक है। कैसे, क्योंकि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हटा दो, और उसके बाद में क्या सारणी बच रही है, 1 5 2 1, यही माइनर है, 1 5 2 1। इसको सोल्व करोगे तो 1 1 जा 1 -10, 1 -10, आंसर कितना आ गया, -9 आ गया। मैं यहाँ से पूछता F33, तो F33 के लिए पहले क्या चेक करना है कि साइन प्लस का आएगा, क्यों, क्योंकि 3 और 3 कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो उसके बाद में अब फिर उपसारणिक लिखो 1 5 2 1, 1 5 2 1, तो प्लस वाले में तो कोई मतलब ही नहीं है ना, 1 1 जा 1 -5 2 जा 10, आंसर कितना आएगा, वही -9 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 3 और 3 6 हो रहा है, मतलब इवन नंबर है, तब तो माइनर और कोफैक्टर दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन अगर मान लो क्या है यहाँ पे M12 और F12 मतलब ऐड करने पर ऑड नंबर आ रहा है, तो माइनस का अंतर आता है, ठीक है। ये -6 तो ये +6, ये +6 होता तो ये -6 आता। क्लियर है ये बातें। तो तुम लोग अब आराम से किसी भी एलिमेंट के लिए क्या कर सकते हो, माइनर और कोफैक्टर फाइंड कर सकते हो। अब देखो नेक्स्ट कुछ एक बातें और, इसके बाद एक एग्जाम्पल देखो, कुछ बातें बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करना।
जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, और मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। तुम्हारे को क्या करना है, इसकी डिटर्मिनेट फाइंड करनी है। डिटर्मिनेट फाइंड करने का मतलब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब इसकी डिटर्मिनेट फाइंड करनी है। बहुत ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ। डिटर्मिनेट कैसे फाइंड करोगे बेटा, सबसे पहले A11 लोगे, A11 लोगे, और फिर A11 लिखने के बाद में ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये जो बचेगा, ये बचेगा, जो क्या बचेगा, A11 की उप सारणी तो बचेगी, A11 का माइनर ही तो बचेगा, तो इसको लिख दूं क्या बेटा, M11 बचेगा। क्यों, क्योंकि अभी मान लो मैं तुम लोगों से पूछता कि M11 निकालो, तो तुम लोग क्या निकालते, यही तो निकालते, A22, A23, फिर उसके बाद A32 और उसके बाद A33, ठीक है। यही चलो लिख देता हूँ, क्या लिखेगा, क्या बचेगा यहाँ, A22, A22, A23, A32 और उसके बाद A33, तो A11। उसके बाद में देखो माइनस का साइन आएगा, क्यों, 1 और 2 3 होता है ना, तो माइनस का साइन, और फिर A12, फिर क्या होगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, क्या बचेगा, A21, A21, A23, A23, A31 और उसके बाद में A33, और फिर किसका साइन आएगा, प्लस का, और फिर क्या आएगा, A13, तो A13, ठीक है। ये कैंसिल, क्या बचेगा, A21, A22, A21, A22, उसके बाद A31, A32, A31, A32, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी बात। उसके बाद देखो, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, समझना मैं क्या बता रहा हूँ, लास्ट में पता लग जाएगा कि डिटर्मिनेट ऑफ A इज इक्वल टू, डिटर्मिनेट ऑफ A को एक काम कर रहा हूँ, डेल से दर्शा रहा हूँ, है ना, डेल, समझ गए। डेल शुरू में बताया था, डेल भी साइन होता है, तो क्या आएगा देखो, A11 और इसको M11 लिख दूं, M11 माइनर को A11 से भी लिख सकते हैं और M11 से भी लिख सकते हैं, तो इसको M11 लिख सकता हूं ना, क्यों, क्योंकि A11 गया, तो ये जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं, M11 बोलते हैं, ठीक है। फिर माइनस A12 और ये जो बचेगा वो क्या बचेगा, M12 बचेगा, क्या बचेगा, ये M12 बचेगा, निकालोगे ना M12 तो यही आएगा, प्लस A13 और जो बचेगा वो क्या बचेगा, M13 बचेगा, क्या बचेगा, M13 बचेगा। अब एक चीज बताओ, अब एक बात सुनना मेरी, अपन ने क्या फॉर्मूला बताया था कि Fij इज इक्वल टू क्या बताया था, -1 टू दी पावर i प्लस j और Mij, यही फॉर्मूला बताया था, -1 टू दी पावर i प्लस j और Mij, यही फॉर्मूला बताया था। तो अब समझना, अब मैं यहां से पूछ रहा हूं यार, F11 क्या होगा, F11, तो ध्यान देना, F11 क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1 और M11, ठीक है। तो -1 की पावर 1 प्लस 1 का मतलब -1 की पावर 2 और -1 की पावर 2 का मतलब प्लस की संख्या, तो क्या आ जाएगा, प्लस से M11, तो F11 तो किसके इक्वल हो जाएगा, M11 के इक्वल हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। ऐसे ही F12 किसके इक्वल होगा, देखो वो इक्वल होगा -1 की पावर 1 प्लस 1, मतलब वो सॉरी 1 प्लस 2, तो -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 का मतलब माइनस का साइन और M12 के इक्वल होगा। -1 की पावर 1 प्लस 2 का मतलब 3 और M12 मैंने बताया था ना, F12 क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस से नेगेटिव होगा M12 का, और ऐसे ही F13 1 और 3 4, तो प्लस का ही साइन होगा, ठीक है, और प्लस के साइन में कैसा आएगा, M13 आ जाएगा। कहने का मतलब ध्यान देना, डेल इज इक्वल टू क्या होगा, A11 और M11 का मतलब क्या है, M11 का मतलब है F11 लिख सकता हूं। उसके बाद देखो A12 और M12 का मतलब क्या है, देखो माइनस, इस माइनस का और M12 का, माइनस का और M12 का मतलब क्या है, F12, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा और F12 आ जाएगा। या फिर ऐसे समझो, देखो M12 ये माइनस इधर आएगा तो यहाँ हो जाएगा, तो -F12, तो M12 की जगह क्या लिख सकते हो, -F12 और माइनस प्लस F12 हो जाएगा, तो A12 F12, ठीक है। ये एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूँ जो अपनी अगली एक्सरसाइज 4.2 के अंदर काम में आएगी, ठीक है ना, वहां पे और बताऊंगा दोबारा से, टेंशन मत लो। उसके बाद A13
और M13 का मतलब क्या है F13 M13 का मतलब क्या है F13। तो ध्यान रखना किसी भी सारणिक का मान निकालना हो तो ये तरीका भी होता है A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। ध्यान रखना A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। ऐसे ही देखो, ऐसे ही होता है डेल इज इक्वल टू A21, ये तो किसके इसके अलोंग, ऐसे ही A21 F21 प्लस A22 F22 प्लस A23 F23, ये भी होता है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही होता है, ठीक है, A31 F31 A32 F32, फ्लो में चलना चाहिए पूरा, F33 F33, ठीक है, A13, ठीक है ना, A31 F31 A32 F32 A33 F33। ऐसे ही क्या होता है A11, ऐसे रो कॉलम वाइज लो तो A11 F11 A21 F21 प्लस A31 F31। ऐसे ही क्या होता है A12 F12 प्लस A22 F22 प्लस A32 F32। ऐसे क्या होता है A13 F13 प्लस A23 F23 प्लस A33 F33। तो इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ध्यान रखना डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13। और एक चीज बताऊं तुम लोगों को, ठीक है, एक और प्रॉपर्टी बता देता हूं, ठीक है। एक प्रॉपर्टी पहले बताई थी तुम लोगों को कि डिटर्मिनेंट की कोई भी एक लाइन 0 0 0 हो जाए, जैसे, ठीक है ना, ये तीनों ही एलिमेंट 0 हो जाए तो उसका आंसर 0 होता है, ये बात बता दी मैंने। दूसरी बात कि A11 F11 A12 F12 A13 F13 लोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलेगी, लेकिन A11 की जगह मान लो तुम लोगों ने एलिमेंट तो ले लिए इसके और कोफैक्टर ले लिए इसके, कहने का मतलब A11 F21 A12 F22 A13 F23 ले लिए तो उसका आंसर ही 0 आ जाता है, चेक कर लेना। A11 F21 A12 F22 A13 F23 ले लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। और A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13 करोगे तो आंसर कितना आएगा, वो डेल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 11 11 12 12 13 13। तब क्या आता है डेल, डेल का मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाती है। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये ध्यान रख लेना। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपनी एक्सरसाइज 4.1 के लिए थ्योरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। तुम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ा, ठीक है, उसके बाद में अपन ने डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करना सीखे, ठीक है, उसके बाद में सारू से डायग्राम सीखा, उसके बाद कोफैक्टर और माइनर्स सीखे, ठीक है, और लास्ट में अपन ने ये एग्जाम्पल किया। इससे अपन एग्जाम्पल किया मतलब एक तरह से थ्योरी समझो, ठीक है। इससे अपन ने क्या सीखा कि डेल की वैल्यू A11 F11 प्लस A12 F12 प्लस A13 F13 होती है, ठीक है ना। जितना समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, बाकी जब अपन एक्सरसाइज करेंगे तब तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। जय हिंद, जय भारत।